नमस्कार। जी स्पायर में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम द हिंदू अखबार के संपादकीय का संक्षिप्त और सरल सारांश प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य है समय बचाते हुए गहरी समझ देना और करेंट अफेयर्स और विश्लेषणात्मक सोच को मजबूत करना। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाचारों में रुचि रखते हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी होगी। आइए आज के संपादकीय का सारांश देखते हैं। लाइटन द पॉल्यूशन बर्डन ऑफ थर्मल पावर स्टेट्स। थर्मल पावर राज्यों पर प्रदूषण का बोझ हल्का करें। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों को बिजली उपभोक्ता राज्यों को बिजली प्रदान करते समय प्रदूषण का बोझ उठाने के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह संपादकीय भारत की थर्मल पावर उत्पादन नीति और उससे जुड़े पर्यावरणीय बोझ पर केंद्रित है। अगस्त 2022 में पेरिस समझौते के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी पहली अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सौंपते हुए 2030 तक निम्नलिखित लक्ष्य तय किए। पहला, जलवायु अनुकूल और स्वच्छ आर्थिक विकास की राह अपनाना। दूसरा, जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक घटाना। तीसरा, 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से प्राप्त करना। हालांकि वर्तमान में भारत की बिजली व्यवस्था में थर्मल पावर कोयला आधारित बिजली का प्रभुत्व है और नए लक्ष्यों के बाद भी इसकी हिस्सेदारी 50% बनी रहेगी। थर्मल पावर प्रदूषण का एक बड़ा कारण। थर्मल पावर उत्पादन से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। बिजली उत्पादन वाले राज्य इस प्रदूषण का बोझ उठाते हैं, जबकि बिजली उपभोक्ता राज्य लाभ लेते हैं। सवाल उठता है कि इस प्रदूषण की भरपाई कौन करेगा। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,56,757 मेगावाट है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र 22.9%, राज्य क्षेत्र 23.7% और निजी क्षेत्र 53.4% उपभोगी हैं। थर्मल पावर 2,37,268.91 मेगावाट में निजी क्षेत्र का 36.2%, राज्य क्षेत्र का 32.03% और केंद्रीय क्षेत्र का 31.77% हिस्सा है। केंद्रीय क्षेत्र की बिजली कई राज्यों में उत्पन्न होती है। प्रदूषण का बोझ उठाने वाले राज्य। कोयला उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है, जहां पर 94.52 बिलियन टन भंडार है और देश की 59.12% ऊर्जा आपूर्ति कोयले से होती है। बिजली उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात अग्रणी हैं। राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे है। एनटीपीसी द्वारा थर्मल बिजली उत्पादन दर्शाता है कि बिजली उत्पादन राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अपनी उत्पन्न बिजली का केवल 40%, 38% और लगभग 29% ही उपयोग करते हैं, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र अन्य राज्यों से बिजली खरीदते हैं। बिजली उत्पादक राज्यों को मुआवजा क्यों चाहिए? थर्मल पावर उत्पादक राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर प्रदूषण का भारी बोझ पड़ता है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। बिजली आयात करने वाले राज्य स्वच्छ बिजली का आनंद लेते हैं। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा बिजली विक्रेता राज्य है, जबकि गुजरात सबसे बड़ा बिजली आयातक है। बिजली उत्पादन पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, केवल खपत पर कर वसूली होती है, जिससे उपभोक्ता राज्यों को राजस्व मिलता है, उत्पादक राज्यों को नहीं। समाधान का रास्ता इसका। उत्पादक राज्य थर्मल पावर उत्पादन कर लगाएं। केंद्र सरकार कर एकत्र कर उत्पादक राज्यों को स्थानांतरित करे। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान यानी ग्रांट्स दिए जाएं। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को देखते हुए उत्पादक राज्यों को उचित मुआवजा देना आवश्यक है, ताकि थर्मल पावर उत्पादक राज्यों के पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई हो सके। दूसरा है जॉर्जिया एंड द रिसरेक्शन ऑफ द कलर रिवॉल्यूशन। जॉर्जिया और रंग क्रांतियों का पुनर्जन्म। यह संपादकीय 21वीं सदी की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद के राज्यों में हुई कलर रिवॉल्यूशंस यानी रंग क्रांति की लहर और उसके वर्तमान संदर्भ में जॉर्जिया की स्थिति पर केंद्रित है। कलर रिवॉल्यूशन का पृष्ठभूमि।
सोवियत संघ के पतन के बाद रूस समर्थित सरकारों को हटाकर पश्चिम समर्थित लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए कई शांतिपूर्ण जन आंदोलन की शुरुआत हुई। इन क्रांतियों को कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है क्योंकि हर आंदोलन किसी विशेष रंग से जुड़ा था। प्रमुख उदाहरण है जॉर्जिया की रोज रिवॉल्यूशन 2003 में, यूक्रेन की ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004, किर्गिस्तान की ट्यूलिप रिवॉल्यूशन 2005। हालांकि ये आंदोलन लोकतांत्रिक और अहिंसक दिखे, लेकिन रूस ने उन्हें पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को कमज़ोर करने की रणनीति माना। अमेरिका जैसे देशों ने इन आंदोलनों को आर्थिक और संगठनात्मक सहायता दी। रूसी दृष्टिकोण, रूस ने इसे अपनी सीमाओं के भीतर अस्थिरता फैलाने वाला खतरा माना। रूस और चीन जैसे देश इन आंदोलनों को सस्ते लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक हस्तक्षेप का तरीका मानते हैं, जिसका उपयोग पश्चिम एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में भी किया जा सकता है। जॉर्जिया की रोज रिवॉल्यूशंस और वर्तमान संकट। 2003 की रोज रिवॉल्यूशन में जॉर्जिया में राष्ट्रपति शिवार्द नादजे की जगह पश्चिम समर्थित मिखाइल साकाशविली को सत्ता मिली। हालांकि शुरुआत में इसे लोकतंत्र की जीत माना गया, लेकिन बाद में साकाशविली सरकार भ्रष्टाचार, तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात हो गई। 2024 में जॉर्जिया में फिर राजनीतिक स्थिरता देखने को मिल रही है। हाल के राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के उम्मीदवार मिखाइल कावेलाशविली ने जीत दर्ज की, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति सलोमे जोराविशविली ने चुनावी धांधली का आरोप लगाकर खुद को वैध राष्ट्रपति बताया और विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गई। सत्ताधारी दल ने इन प्रदर्शनों को पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित बताया। यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि पश्चिमी गैर सरकारी संगठन जॉर्जिया जैसे देशों की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करते हैं। भू राजनीतिक महत्व। जॉर्जिया यूरोप और एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जिससे यह बड़ी शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की स्थिति कमज़ोर दिख रही है, लेकिन रूस अब भी अपने प्रभाव क्षेत्र में मजबूत और पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी भी आंतरिक समस्याओं और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को लेकर अनिश्चितता में हैं। इसका असर जॉर्जिया जैसे देश पर भी पड़ा है, जहां लोकतंत्र के नाम पर पश्चिमी प्रभाव कम होता दिख रहा है। निष्कर्ष, जॉर्जिया की राजनीतिक स्थिति यह दर्शाती है कि बाहरी हस्तक्षेप के जरिए लोकतंत्र लाने की कोशिश कई बार भ्रष्टाचार और अस्थिरता को जन्म देती है। कलर रिवॉल्यूशंस ने यह साबित किया है कि बाहरी मदद से आई सरकारें भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या कलर रिवॉल्यूशंस जैसे मॉडल भविष्य में प्रभावी रहेगा या यह 21वीं सदी के शुरुआती दौर की भू राजनीतिक रणनीति बनकर इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। द ट्रंप एंड न्यू गिल्डेड एज फॉर बिलियनियर्स। ट्रंप और अरबपतियों के लिए एक नया सुनहरा युग। धनी अभिजात वर्ग के सार्वजनिक नीति पर प्रभाव अक्सर विनाशकारी होता है। यह संपादकीय ट्रंप और अरबपतियों के लिए नया सुनहरा युग अमेरिकी राजनीति में धनिक वर्ग के बढ़ते प्रभाव और सत्ता पर उसके नियंत्रण को उजागर करता है। इसका सारांश इस प्रकार है। पहला, ट्रंप प्रशासन और अरबपतियों की सत्ता। ट्रंप का दूसरा प्रशासन अमेरिका के इतिहास में सबसे धनी है, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 460 अरब डॉलर है और इसमें 16 अरबपति शामिल हैं। सत्ता में इतने संपन्न लोगों की मौजूदगी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता और कुलीन तंत्र यानी ओलिगार्की के संकेत देती है। अमेरिका में शीर्ष 1% लोग पहले ही देश के 31% संपत्ति पर काबिज हैं। दूसरा, अरबपतियों का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव। अमूमन अमीर लोग चुनावों में चंदा देकर या लॉबिंग के जरिए नीतियों को प्रभावित करते हैं। 2024 में अमेरिकी चुनाव में सबसे अमीर परिवारों के लगभग 2 अरब डॉलर का योगदान दिया, लेकिन
जब अरबपति सीधे सरकार का हिस्सा बनते हैं तो सत्ता की प्रकृति बदल जाती है। उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप को $250 मिलियन चंदा दिया, अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं। तीसरा, हितों का टकराव और आम जनता पर प्रभाव। सरकार में अमीरों की भागीदारी हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जन्म देती है। ट्रंप प्रशासन में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य सचिव, नासा प्रमुख और व्हाइट हाउस के एआई व क्रिप्टो विशेषज्ञ सभी निजी कंपनियों के शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। ये लोग सरकारी नीतियों को अपने व्यावसायिक हितों के अनुरूप ढाल सकते हैं। एक शोधकर्ता ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन $14 मिलियन कमाता है, वह आम नागरिक की $1976 की सामाजिक सुरक्षा की अहमियत कैसे समझेगा। एलन मस्क ने बजट में $2 ट्रिलियन की कटौती की बात कही है, जबकि उनकी कंपनियों के खिलाफ चल रही 30 से अधिक जांचें ट्रंप प्रशासन द्वारा रोकी गई हैं। चौथा, नीतिगत असर और आर्थिक असमानता। अमीर और आम जनता के बीच नीतिगत प्राथमिकताओं में बड़ा अंतर है। आम जनता में 87% लोग अच्छी सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन करते हैं, जबकि शीर्ष 1% में से केवल 35% ही इसे आवश्यक मानते हैं। ट्रंप प्रशासन और के दौरान टैक्स कटौती अधिनियम से 80% तक लाभ कारपोरेट और अमीरों को मिला। इससे नस्लीय आर्थिक असमानता बढ़ी और हेल्थ केयर कानून कमज़ोर होने से बीमा विहीन लोगों की संख्या बढ़ गई। पांचवा, नव उदारवाद पूंजीवाद यानी न्यू लिबरल कैपिटलिज्म और धनिक वर्ग का उभार। रोनाल्ड रीगन के बाद नव उदारवादी पूंजीवाद के चलते अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1983 में अमेरिका में 66,000 परिवारों की संपत्ति $10 मिलियन थी, जो 2019 तक बढ़कर 6,93,000 हो गई। 1973 से 2013 के बीच मजदूरों की आय सिर्फ 9% बढ़ी, जबकि उत्पादकता 74% बढ़ी। सीईओ और सामान्य कर्मचारी की आय का अनुपात 1965 में 20 गुना था, जो 2000 के दशक में 383 गुना हो गया। छठवां, द्विदलीय समस्या यानी बाईपार्टीशन इशू। धनिकों का राजनीति में प्रभाव दोनों पार्टियों में दिखता है। ट्रंप को 14 अरबपतियों ने चंदा दिया, वहीं कमला हैरिस को 21 अरबपतियों ने। ओबामा की दूसरी कैबिनेट की संपत्ति $2.8 अरब थी, जबकि ट्रंप की पहली कैबिनेट की $6.2 अरब। बाइडेन के दौर में कॉरपोरेट मुनाफा $3.17 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कार्यशील वर्ग का गुस्सा और ट्रंप की राजनीति। आर्थिक असमानता से उपजे गुस्से को ट्रंप ने अपने पक्ष में भुनाया, खासकर श्रमिक वर्ग के बीच। इस गुस्से में नस्ली घृणा मिलकर एक फासीवाद सोच को जन्म देती है। दार्शनिक रिचर्ड रोटी ने 1998 में भविष्यवाणी की थी कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग एक मजबूत नेता की तलाश करेंगे, जिससे नस्लीय और सामाजिक अधिकारों में हुई प्रगति मिट सकती है। वैश्विक चिंता। हालांकि अमेरिका में सिर्फ 3.5% अरबपति राजनीति में सक्रिय हैं, चीन में 36% और रूस में 21%, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति का यह रूपांतरण वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक संकेत है। इसका निष्कर्ष, अमीरों का अत्यधिक प्रभाव लोकतंत्र की मूल भावना को कमज़ोर कर सकता है। ट्रंप प्रशासन धनिकों के प्रभुत्व का प्रतीक बन चुका है, जो न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक संतुलन के लिए भी चिंताजनक है। Most deportees from the US are from Punjab, Haryana and Gujarat, while the latest wave of deportation to India from the US has grabbed a lot of attention, is not a new phenomenon. अर्थात अमेरिका से निर्वासित अधिकांश लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात से हैं। अमेरिका से भारतीयों की निर्वासन स्थिति का रिपोर्ट। निर्वासित भारतीयों में सबसे अधिक पंजाबी नागरिक। 2025 में अमेरिका से 332 भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया गया, जिनमें 38% पंजाब, 33% हरियाणा और 22% गुजरात से थे। शेष लोग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से थे। अमेरिका में शरण चाहने वालों में पंजाबी भाषी सबसे अधिक। जॉन्स हॉपकिंस
विश्वविद्यालय के एक शोध पत्र के अनुसार 2001 से 2022 तक अमेरिका में शरण कर मांगने वालों में 66% पंजाबी भाषी थे। इसके अलावा 14% हिंदी और 8% अंग्रेजी और 7% गुजराती भाषी थे। 2016 के बाद शरण मांगने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें पंजाबी प्रवासियों का प्रमुख योगदान रहा। अमृतसर में निर्वासितों की वापसी पर विवाद। इस साल अमेरिका से लौटने वाली सभी 3 उड़ानें अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं, जिससे विवाद खड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया, जबकि केंद्र सरकार ने इसे अमेरिका से भारत आने वाली उड़ानों के लिए सबसे नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताया। निर्वासन की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और मौजूदा स्थिति। हाल ही में निर्वासित लोगों को हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर भेजने की खबरों ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन यह ट्रेंड नया नहीं है। 2009 से अब तक 15,897 भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया है। 2019 में सबसे अधिक 2042, 2020 में 1889 और 2024 में 1368 लोगों को निर्वासित किया गया। हाल के वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2013 में यह संख्या 1500 से कम था, जो 2023 में 96,917 और 2024 में 90,415 तक पहुंच गई। अवैध एजेंटों द्वारा प्रवासियों की ठगी। कई भारतीय प्रवासियों को अवैध एजेंटों द्वारा झूठे वादों के साथ अमेरिका भेजा गया। अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश के लिए एजेंटों को 20 लाख से 1,25,00,000 तक की भारी रकम दी गई। 2024 के जून तक 3,042 अवैध एजेंटों की पहचान की गई, जिनमें सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। पिछले 4 वर्षों में 4,361 शिकायतें इन एजेंटों के खिलाफ दर्ज की गई। खतरनाक डंकी रूट से अमेरिकी जाने का सफ़र। अमेरिका में अवैध प्रवेश का एक आम तरीका डंकी रूट कहलाता है। इस रास्ते में प्रवासी जंगलों, समुद्रों और कई देशों को पार करते हुए अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी यानी मैक्सिको या उत्तरी कनाडा सीमा तक पहुंचते हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी मार्ग कोलंबिया और पनामा के बीच डायरियन गैप जैसे खतरनाक इलाकों से गुजरते हैं। फिर उत्तरी मार्ग। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वालों की संख्या में भारतीयों का प्रमुख योगदान रहा है। 7 वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुकने वाले भारतीय। जो लोग अवैध रूप से प्रवेश नहीं करते, उनमें से कई अमेरिका में बिजनेस, पढ़ाई या अन्य उद्देश्यों के लिए वैध रूप से प्रवेश करने के बाद वीज़ा समाप्त होने के बावजूद रुक जाते हैं। हर साल करीब 17,000 भारतीय वीज़ा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहते हैं। महामारी के बाद वीज़ा ओवरस्टे की संख्या घटी है, लेकिन यह अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसका निष्कर्ष अमेरिका में अवैध प्रवास और निर्वासन की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जाने के लिए अवैध रास्ते अपना रहे हैं। अवैध एजेंटों की भूमिका, डंकी रूट जैसे खतरनाक मार्ग और वीज़ा ओवरस्टे की समस्या इस प्रवृत्ति को और जटिल बना रही है। धन्यवाद।